नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। नोटबंदी के फैसले को आज 51 दिन हो चुके। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आज कांग्रेस ने सवाल उठाया कि दूसरों पर कैशलेस होने का दबाव डालने वाली बीजेपी खुद कैश में ट्रांजैक्शंस क्यों कर रही है। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए 5 सितंबर के एक वाकये का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी का 3 करोड़ कैश पकड़ा गया था और यह पैसा उसके लखनऊ पार्टी ऑफिस ट्रांसफर किया जाता था। कांग्रेस का सवाल था कि पूरे देश को कैशलेस बनाने वाली बीजेपी ने खुद कैश में डील क्यों की। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए नोटबंदी के 2 महीने पहले की घटना का जिक्र किया। रणदीप सुरजेवाला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने फैसला किया कि आज की बहस इसी सवाल पर की जाए, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली पार्टियां खुद पूरी तरह कैशलेस क्यों नहीं। हमने कांग्रेस, बीजेपी समेत कई पार्टियों को ईमेल किए और उनसे पूछा कि नोटबंदी के बाद आपकी पार्टी को कितना चंदा कैश आया और कितना ऑनलाइन। हालांकि अभी तक हमें उस ईमेल का जवाब किसी भी पार्टी से नहीं मिला। यहां पर एक जरूरी आंकड़े का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में बीजेपी को 505 करोड़ रुपए का अज्ञात चंदा मिला, कांग्रेस को 445 करोड़ रुपए, सीपीएम को 60 करोड़, बीएसपी को 93 करोड़ और एनसीपी को 27 करोड़ का ऐसा चंदा मिला जो पार्टियों के मुताबिक उन्हें भी नहीं पता कि किसने दिया। औसत आंकड़ा कहता है राजनीतिक दलों को 51% चंदा यानी आधे से ज्यादा चंदा ऐसी जगहों से आता है जिसके बारे में वो चुनाव आयोग से कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, यानी कि या तो वो जानकारी शेयर नहीं करना चाहते या फिर बड़ी साफ गोई से उसे छुपा लेते हैं। इसलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि देश पर नोटबंदी की सील लगाने वाली बीजेपी क्या खुद कैश में डील कर रही है, और क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए नोटबंदी के फैसले पर दुष्प्रचार कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले खुद का जवाब देकर, हिसाब देकर बीजेपी से कांग्रेस ने सीधा जवाब क्यों नहीं मांगा, और सियासी पार्टियां कैश चंदे की बैलेंस शीट देश के सामने क्यों नहीं रख देती। जब इस देश की जनता अपनी एक एक पाई पाई का हिसाब दे सकती है तो राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं। इस कागज में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का नाम दिया। आठ सितंबर 2016 इस तारीख को जरूर नोट करें। और नोटबंदी से ठीक पहले इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी पकड़ी जाती है स्विफ्ट। उस गाड़ी में 3 करोड़ रुपए की कैश राशि पकड़ी जाती है। गाड़ी पुलिस स्टेशन में ले जाई जाती है। जब पुलिस स्टेशन में ले जाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष अशोक मोंगा जी अमित शाह जी की ओर से एक पत्र लेकर थाने में पहुंचते हैं लिखित में, जिसमें लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय यानी अमित शाह जी के कार्यालय से भाजपा के लखनऊ कार्यालय में पैसा कैश में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना आज के कांग्रेस की फितरत बन गया है। कांग्रेस के ये झूठे बेबुनियाद शर्मनाक आरोप इस कारण से लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ कमजोर हो जाए। इन लोगों तो पूरा छूट है ना भाई, पैसा इधर से उधर ले जाने का। इनको तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से, आईटी से खबर कर दिया जाता है कि पैसा लेके जा रहा, मत पकड़ना। दूसरों को उपदेश देना कि आप डिजिटल हो जाइए, ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल करिए, और खुद कैश का इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर बीजेपी पर खड़ा करता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पैसा जा रहा है, यह पार्टी के भीतर का ही प्रबंधन है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने के कारण तो ऑफिस के अंदर कोई भी हाजिर नहीं है, ना ही कोई उनका ट्रेजरर हाजिर है, और इन पूरे मामले के अंदर गुजरात बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। मुंबई में जब महाराष्ट्र बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग ठिकानों से आते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर आने के बाद कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो एक तरफ जहाँ देश भर में कैश पर सील है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मुंबई दफ्तर में कैश में डील करते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या देश पर नोटबंदी की सील लगाकर बीजेपी खुद कैश में डील कर रही है? ताल ठोक के आज का दूसरा सवाल, पहले खुद का हिसाब देकर
बीजेपी से जवाब क्यों नहीं मांगती कांग्रेस? ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, देश की सियासी पार्टियां कैश पर अब अपना अपना देंगी बैलेंस शीट? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, जनता पाई पाई का हिसाब दे सकती है तो पार्टियां क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रंजीत रंजन है, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, बिहार के सुपौल से कांग्रेस की सांसद भी है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी की केंद्रीय समिति में उड़ीसा के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं। हमारे साथ एमएच खान है, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आप चारों का आज ताल ठोक के में। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि पहले सवाल के जवाब में आप सबको 1.5 मिनट का समय मिलेगा। जब तक आप बोलेंगे घड़ी चलती रहेगी, घड़ी रुक जाने के बाद आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी, लिहाजा अपनी बात 1.5 मिनट में कह दें। उसके बाद से सबको 1-1 मिनट का समय मिलेगा और तब उस समय भी घड़ी आपके साथ लगातार चलती रहेगी जब आप बोलेंगे। और लास्ट में आप लोगों को फ्री राउंड भी मिलेगा ताकि आप मन की बात पूरी तसल्ली से कह सकें। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, पूरे देश पे लगाई आपने नोटबंदी की सील और खुद आपकी पार्टी करती है कैश में डील, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए रोहित जी, एक तो अच्छी बात यह है कम से कम ये आज परिचर्चा का विषय तो बना कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टी जिसमें चंदे का भी विषय रहता है और जिसमें कैश में डीलिंग का भी विषय रहता है, वो आज तक कभी राजनीतिक अखाड़े में खिंच के नहीं आई। ये रीमोनेटाइजेशन स्कीम के कारण यह भी परिचर्चा का विषय बना। दूसरी बात है, जब इलेक्शन कमीशन ने चंद दिनों पहले ही कुछ सुझाव रखे थे, आपको याद होगा 20,000 से 2,000 तक को कम करने का, उस समय खुद प्रधानमंत्री जी ने, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने मंच पर से इसका स्वागत किया था। यह भी पहली बार हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के इस बयान को किसी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया हो। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने सर्वदलीय बैठक में संसद में भी सत्र चालू होने से पहले इस पर जिक्र किया था और मैं चाहता हूं कि यह जब शीतकालीन सत्र चला तो उसमें किसी प्रकार के नियम भी बन के आते, कानून भी बन के आते जो अंकुश लगा पाते राजनीतिक पार्टी पर। खैर वो अलग बात है कि सत्र चल नहीं पाया और वो नियम नहीं बन पाया, मगर आप आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से मैं जनता को भी कहना चाहूंगा, ठीक बात है, आज ये जमाना आ चुका है कि राजनीतिक पार्टी को भी अपना चाल चरित्र और अपना चंदा इसको परिष्कृत करना होगा। और अच्छी बात है कि इस रीमोनेटाइजेशन के कारण ये पूरा प्रोसेस आज डिस्कशन में आया है, आज इसमें अमेंडमेंट करने का विषय आया है। ये अमेंडमेंट होके ही रहेगा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो। अब देखिए, अभी तक जो भी विषय है, जो भी कानून कहता है, हमने फॉलो किया है। कानून कहता था कि आप 20,000 से नीचे को डिक्लेयर मत करिए, उससे ऊपर आप इलेक्शन कमीशन में सबमिट करिए, वो हमने हूबहू पालन किया। पात्रा जी, 1.5 मिनट हो गया। जो सवाल था उसके अलावा आपने सब कुछ बोला, सारी चीजें आप ले आए। प्रधानमंत्री ये पहली बार कर रहे हैं, हमारी पार्टी ये पहली बार कर रही है, हमारी सरकार ये पहली बार कर रही है। भाई 3 करोड़ रुपए भी पहली बार ले जा रहे थे, उस पर बता देते, और अगर कैश में डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी बता देते। बहरहाल रंजीत रंजन, जो बात आज सुरजेवाला साहब ने कही कि 3 करोड़ रुपए पकड़े गए थे इनके, ये खुद कैश में डील कर रहे हैं, वो सितंबर मामला है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन से 2 महीने पहले का मामला है। मुझे नहीं पता उन्होंने आज क्यों उठाया। हमने आपकी पार्टी से भी पूछा, बीजेपी से भी पूछा और भी 2-4 पार्टियों को ईमेल किए कि 8 नवंबर के बाद ही सही, चलिए छोड़ दीजिए सितंबर अक्टूबर, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, 8 नवंबर के बाद ही सही आप कम से कम हमें यह बता दीजिए आपने कितना कैश में और कितना ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन किया। अब तक किसी पार्टी ने जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, आवाज कट रही है, बोलिए, आपका समय स्टार्ट है। अभी जो संदीप पात्रा जी बोल रहे थे, ये हमेशा जब भी हम सवाल पूछते हैं तो ये जवाब नहीं देते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। आप फुल मेजॉरिटी में हैं, 280 आए हैं, आपको किसने रोका है? आप कानून क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आप राजनीतिक पार्टी को 100-100, उद्योगपति को 50-50 और आम जनता को कहते हैं 5,000 का ब्यौरा दो, तो आप स्वागत क्यों कर रहे हैं? आप कानून ले आइए ना, आप उसको मान लीजिए जो चुनाव सेशन कह रहा है कि 2,000 तक का भी ब्यौरा देना है। जहां तक 3 करोड़ की बात है और सुरजेवाला आज क्यों कह रहे हैं, हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं को नोटबंदी की नॉलेज थी और सवाल सिर्फ 3 करोड़ का नहीं है। इन्होंने बिहार में करोड़ों की जमीन खरीदी है,
हेमंत शर्मा 12,830 करोड़ की शो करने की बात करते हैं, जो इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं गुजरात में कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बहुत नजदीक थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उधर खुद ही अमित शाह पे जिस कोऑपरेटिव बैंक के वो डायरेक्टर हैं, वहां पे एक दिन पे कुछ घंटे बाद नोटबंदी के 500 करोड़ रुपए डलते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पंकजा मुंडे की प्राइवेट गाड़ी में 10 करोड़ मिलते हैं, देशमुख की गाड़ी में 1 करोड़ मिलते हैं। ये तो अभी हम ब्यौरा दे रहे हैं। अगर ये चलिए, समय खत्म हो गया मैडम आपका, 1.5 मिनट हो गया, अगली बार आऊंगा तब बोलिएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। पंकज चौधरी मेरे सहयोगी हैं। पीयूष गोयल साहब जो कि पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने ईमेल किया, लिखा 5 बजे हम प्रोग्राम कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन ऑनलाइन पेमेंट पे, पूरे देश को आप लोग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, कैशलेस पेमेंट चाहते हैं, करें। आपकी पार्टी ने खुद क्या किया है पिछले 8 नवंबर से अब तक, प्लीज उसका जवाब दे दीजिए। अब तक इस मेल का कोई जवाब नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के ट्रेजरर को लिखा गया, जीमेल का एड्रेस है उनका, यही सारी बातें उसमें लिखी, प्लीज जवाब दे दीजिए। शैलेश रंजन के नाम से ईमेल गया, कोई जवाब नहीं आया उसका। फिर मोतीलाल वोरा जी ट्रेजरर इंडियन नेशनल कांग्रेस न्यू दिल्ली, डिटेल ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स, उनसे भी यही सारी बातें लिखी गई, जवाब दे दीजिए। 5 बजे से ऊपर हो गया, चर्चा शुरू है, ना इन्होंने जवाब भेजा ना प्रवक्ता के हाथ में जवाब आया। उसके बाद दी ट्रेजरर बहुजन समाज पार्टी नई दिल्ली, इनको भी जीमेल के एड्रेस पर ईमेल भेजा गया, पूछा गया जवाब दे दीजिए। 8 नवंबर के बाद आपने कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, एक भी जवाब नहीं आया। नावेद सिद्दीकी, हम चाहते हैं कि पूरा देश अपनी पाई का हिसाब दे दे, एक एक पैसे का बता दे कि साहब मैंने घर के किस कोने में कौन सा 500 का नोट, किस कोने में कौन सा 1000 का नोट, किस बोरी के नीचे कौन सा 100 का नोट छुपा के रखा था। और राजनीतिक पार्टियां जवाब नहीं देंगी, क्यों? वो कानून से, संविधान से, इस देश की जनता से ऊपर है क्या? रोहित भाई देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, समाजवादी पार्टी से जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और जब पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बैलेंस शीट और अपनी जो भी चीज़ हमारे बारे में कोई जानकारी अगर लेना चाहता है तो हम इसको देने को तैयार हैं। ये बात कई बार हो चुकी है और कई बार हमने भी चैनल पे ये कहा कि जानकारी जो भी मांगेगा उसको जानकारी दी जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि आज सारे देश को जो जिसने कैशलेस किया है, कैशलेस की बात जो कर रहा है, ये सही काम है कि सारा देश आज कैशलेस है, आज लाइन और कतारों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात हम करें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक चीज़ उनकी खास रही है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। इनके 2 चेहरे हैं, 2 चेहरे इनके होते हैं। एक चेहरा इनको कैशलेस करने की बात कर रहा है, दूसरा चेहरा जो है, जैसा कि अभी और भी कई लोगों ने कहा कि जितने भी ज़्यादा करोड़ों रुपए इस वक्त नोटबंदी के बाद जो पकड़े गए, उसमें कहीं ना कहीं अगर लिंक आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ रास्ता देखेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लिंक होता है। कोई ना कोई उनके मरासिम निकल ही आते हैं, रिश्ते निकल ही आते हैं, जो जिसके थ्रू भी वो पकड़ा जाता है या जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इस पे फेल हो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। और उनको अब ये मालूम नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में देखिए कदम उठाया, और जल्दबाजी में जो हमेशा चीजें होती हैं अक्सर जो है वो काम खराब कर देती हैं। जल्दबाजी में चीजें हमेशा काम खराब करती हैं और यही हुआ, जल्दबाजी में काम खराब। ठीक है, आप कह रहे हैं जल्दबाजी में काम खराब हुआ, लेकिन आपने अभी भी ये नहीं बताया कि आप अपनी बैलेंस शीट लाए कि नहीं लाए। ना रंजीत जी ने बताया, ना संबित पात्रा ने बताया, सब गोली कर रहे हैं। देश को सब संदेश देना चाहते हैं, अपनी सफाई, अपना दस्तावेज, अपना डिटेल कोई सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मैडम आपके पास भी आऊंगा, एमएच खान साहब से पहले एक कमेंट ले लूं, वरना फिर शिकायत हो जाएगी कि हमके एक सवाल पूछा, बाकियों से 2-2 पूछ लिए। एमएच खान साहब, आपके 104 करोड़ रुपए आए खाते में तो पूरे देश को पता लग गया, ईडी ने नोटिस भेज दिया। बैलेंस शीट नहीं भी दिखाएं तो लोगों के बीच में यह बात आ गई कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ ना कुछ खेल चल रहा था। तो कम से कम आप बैलेंस शीट लेके आते, आप बताते देश को कि हमारी पार्टी देख लीजिए सब कुछ साफ सुथरा कर रही है। अगर 104 करोड़ भी आया तो हमने स्वीकार किया है कि आया है, और बताया कहां से आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। नहीं, ये रोहित जी ऐसा है कि हमारा जो पैसा आया है उसका पाई का हिसाब चुनाव आयोग को दिया जा चुका है, और उसको साफ उसको देख सकते हैं आप कि कहाँ पे कितना पैसा आया है, कितने लोगों ने चंदा दिया है, कितने लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, कैसे कैसे किया, ये पूरा डिटेल एक एक पैसे का हिसाब किताब हमारा चुनाव आयोग को चला गया, बराबर जा रहा है, कई साल से जा रहा है, आज से नहीं जा रहा, 10 सालों से जा रहा है। और जो ये बातें हो रही हैं चुनाव में कि हम इसको बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी को पूरा अधिकार है कि इस पर कानून लाएं। ये कानून नहीं ला सकते हैं, न कानून लाएंगे। 8 तारीख को नोटबंदी होती है, 75 बसें
जो कि 1.5 करोड़ की बसें हैं, लखनऊ में आके खड़ी हो जाती हैं। 2000 बाइक जिसपे कि स्टिकर लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर में और लखनऊ में पकड़ी जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, पैसा कहाँ से आया? अपना हिसाब देने में तो बहुत पीछे हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आपने छापा मार दिया, कुछ भी कर लिया, आपने दिखा दिया 100 करोड़ 200 करोड़ 1 करोड़ पैसा है, उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब हमारा ईडी के पास, हमारा चुनाव आयोग के पास जमा है। आप जब चाहे मांग सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इनके चेहरे दो हैं, एक कहने के हैं, एक दिखाने के हैं। ये भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते हैं, ये गरीब जनता को सताना चाहते हैं, गरीब जनता को लाइन में खड़ा करके मारना चाहते हैं। आज गरीबों का भला क्या हुआ जरा बता दें। डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से आज गरीब कहाँ खड़ा है? गरीब को कितना आसानियां हुई, कितनी सहूलतें हुई, कितने मरीज मर गए, शादियां टूट गई। इसका सर गरीब तो फिर खुश हो जाता, आप अपनी बैलेंस शीट ले आते कम से कम। वो ये तो देख लेता कि इन राजनीतिक पार्टियों को पैसा कहां से आ रहा है। आप सब लोग दम भर रहे हैं कि हम तो चुनाव आयोग को बता देते हैं। तो मैं एक डेटा और पढ़ के बता देता हूं। 505 करोड़ रुपए बीजेपी के पास ऐसे आए 2014-15 में एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके लिए उसने चुनाव आयोग को कहा कि साहब पता नहीं कौन देगा, कोई आंकड़ा नहीं दे सकते हम इसका, लेकिन ये आ गया हमारे पास। कांग्रेस के पास 445 करोड़ रुपए ऐसे आए जो उन्होंने चुनाव आयोग से कहा साहब पता ही नहीं कौन देके चला गया, लेकिन बाहर नहीं रखा वो पैसा, जेब में रखा सबने। बहुजन समाज पार्टी के पास 93 करोड़ रुपए ऐसे आए जो उन्होंने चुनाव आयोग को ये नहीं बताया कि कहां से आए, बस आ गए। ऐसे ही एनसीपी, ऐसे ही सीपीआई, ऐसे ही सीपीएम, तमाम पार्टियों के नाम इसमें, किसी को 27 करोड़, किसी को 60 करोड़, किसी को 50 लाख, किसी को 70 लाख, किसी को 30 लाख, ये पैसे आ गए और चुनाव आयोग को उन्होंने जाके बताया साहब पता नहीं कौन रख के चला गया। संबित पात्रा डॉक्टर है ना आप, तो आपके घर पे कोई रख के चला जाए 1 करोड़ रुपए, नींद नहीं आएगी आपको 3 दिन। पार्टी दफ्तर में 500 करोड़ रुपए रख के चले जाते हैं और आपकी पार्टी आराम से सोई रहती है। चुनाव आयोग से कह देती है साहब पता नहीं कौन रख के चला गया, और फिर आप कहते हैं हम क्लीन हैं। रोहित जी थोड़ा कौन जाने सर, दाऊद इब्राहिम के पैसे हो। दीजिए, 3 लोगों ने सवाल भी पूछा है, आपने भी सवाल पूछा सर। अभी तो 60 सेकंड है, बाद में फ्री समय मिलेगा। मैं बता रहा हूं, प्लीज बोलिए। देखिए, आपने जो कहा ना, आपने कहा ना कोई रख के चला गया, ये कोई रख के नहीं गया है। ये कहा जाता है कि 20,000 से नीचे आपको नेम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कोई आके सड़क पे रख के चला गया पार्टी के दफ्तर के सामने। और ये कानून देश का 1951 से पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के समय से चला आ रहा है, हमने कानून को फॉलो किया है। मगर अभी तीनों ने कुछ कुछ आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, मैं क्लियर करूं थोड़े बहुत। नंबर 1, मैं आपको याद दिलाऊं कि चंद दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में तारिक सिद्दीकी नामक व्यक्ति, जो कि बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का और सोनिया जी और राहुल जी का खास नजदीकी है, वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट कर रहे थे और रंगे हाथ पकड़े गए थे। ठीक उसी प्रकार बसपा के गाजियाबाद के अध्यक्ष भी रंगे हाथ पकड़े गए थे। ठीक उसी प्रकार समाजवादी का व्यक्ति भी पकड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आज तक ऑन कैमरा इस प्रकार पकड़ा नहीं गया, चैनल ने भी कहा है। रंजीत रंजन, आप जवाब दीजिए, आप हाथ उठा रही थी, उसके बाद वापस आऊंगा। पात्रा जी फ्री समय मिलेगा, बोलिएगा। बोले रंजीत जी, 60 सेकंड है आपके पास। देखिए, आश्चर्य है संबित जी, यही तो तानाशाही इस बार हम लोगों ने 2.5 साल में देखी है। अगर हम चोरी करेंगे तो हम तानाशाह हैं। अरे भाई आप बताइए, पीएम साहब का नाम सहारा और बिरला डायरी में आया है। पीएम साहब अपनी जांच कराएंगे, हेमंत शाह की जांच करेंगे, अमित शाह की जांच करेंगे, बिहार में जो जमीनें खरीदी उसकी जांच करेंगे, 3 करोड़ जो कैश मिला उसकी जांच करेंगे, पंकजा मुंडे की जांच करेंगे। हम लोगों ने क्या किया अब उसको भूल जाइए। सत्ता में आप हैं, लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी चोरी पकड़ेंगे संबित पात्रा जी, या कहेंगे भाई हम तो तानाशाह हैं, हमारी चोरी नहीं पकड़ना। आज बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस तरह आपने चैनल्स को तानाशाह की तरह बंद करके रखा है और जिस तरह से देशद्रोही माम है उसको आप चैनल में नहीं दिखवा रहे हैं। आप दिखाते वो हैं जो हर हर मोदी करता है, और पूरा देश जिस तरह से आपकी सत्ता। रंजीत रंजन, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको एक दिन पहले भी मैंने प्रॉमिस किया था, जब जानवर कटने की बात हो रही थी, मैंने कहा था बकरा ईद पे बहस करेंगी, मैं करूंगा, आप आइएगा, आप समय नहीं दे पाई थी। लेकिन आज फिर प्रॉमिस कर रहा हूं, आप बीजेपी के नेता का स्टिंग ऑपरेशन करके लाइए, हम चलाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, अगर जेन्युइनली आप कोई चीज करके लाते हैं तो वो इस देश का मीडिया दिखाता है। बहरहाल इस चीज से आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल नावेद सिद्दीकी, मेरा सवाल अब भी जस का तस है। मेरे से आप चाहते हैं कि मैं 5 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करूं तो इलेक्ट्रॉनिकली कर लूं।
मैं 10 रुपए की भी चीज खरीदूं तो कैशलेस हो जाऊं, ताकि वो रिकॉर्ड में रहे, ना दुकानदार टैक्स इवेड कर सके, ना मैं कर सकूं। तो आप लोग क्यों भाई 20,000 से नीचे का डिस्क्लोज नहीं करेंगे? आप भी कीजिए ना। और उसके लिए क्यों नहीं अध्यादेश आ सकता, जब बाकी हर चीज के लिए अध्यादेश आ सकता है इस देश में? तो उसके लिए क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? चुनाव सुधार की प्रक्रिया हो, इस देश में माहौल बने, एक बड़ी बहस हो, 5 जज की बेंच बैठे, संविधान में बदलाव हो। जनाब रोहित भाई, ऐसा है कि ये किसी एक इंसान की शुरुआत से ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर आप जानते हैं, आपने भी कहा कि देखिए कई लोग बैठेंगे, कई बातचीत होगी, इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होगा, इसमें कई एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। 60 सेकंड में उसके बारे में बताना ज़रा कम होगा, 60 सेकंड में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपने ही सारी बात, आज एक बहुत अच्छी बात आपने ही कह दी। मैं अपनी बात में यही कहूँगा कि बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि संबित पात्रा साहब डॉक्टर हैं और इतने सीधे इंसान हैं कि इनके घर पे, इनके दफ्तर में कोई रख के चला जाता है और इनको ये कह देते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और संबित पात्रा साहब देखने में भी बहुत अच्छे और सज्जन इंसान हैं, सीधे हैं, भोले भाले हैं, शायद इनको नहीं मालूम होगा। और उसी तरीके से मोदी साहब को भी इतना इल्म नहीं होता होगा कि कौन आ रहा है, अमित शाह साहब को भी नहीं होगा कौन रख के गया। लेकिन जनता को पूरा हक है, हम आपके साथ हैं रोहित भाई इस मसले पे, कि जनता को पूरा हक है एक एक चीज जानने का। और जनता अगर इस चीज को जानना चाहती है तो हमें भी पूरा एकदम अपनी ट्रांसपेरेंसी बना करके रखनी चाहिए और जनता को सारी चीजें। एमएच खान साहब, आपकी पार्टी साथ देगी इस बात पे कि पूरा ट्रांजैक्शन राजनीतिक पार्टियों का ऑनलाइन हो, कैशलेस हो? बिल्कुल कोई पैसा उसमें ऐसा ना हो जिसको डिस्क्लोज ना किया जाए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए हमारी पार्टी आज से नहीं, शुरू से रसीद छपवाती है, वर्कर से पैसा लेती है, 1 रुपया से लेकर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 18,000 तक। देखिए वो वर्कर्स की, देखिए मालाएं डलती हैं तो वर्कर्स की वो भावनाएं हैं, वो वर्कर्स की वो मांगा नहीं हमने है, वर्कर्स की भावनाएं हैं। उस वर्कर अपनी भावनाएं पैसा इकट्ठा करके कुछ भी करता है। आप देखिए ना, अब 10 लाख का सूट कैसे पहन रहे हैं मोदी जी? 10 लाख का सूट दिन भर में 3 मरते बदल रहे हैं मोदी जी, 5 मरते कपड़ा बदल रहे हैं मोदी जी। ये कहां जा रही है? ये देखिए ना, यही मैं कह रहा हूं। देखिए वो देखिए 2 अलग चीजें हैं, एक वर्कर पहना रहा है, एक स्वयं जो चाय वाला अपने आप को कहता है, और वो 10 लाख का सूट दिन में 3 मरते बदलता है, 5 मरते कपड़ा बदलता है। तो दोनों में बड़ा फर्क हो गया। एक वर्कर अपना पैसा इकट्ठा करके किसी को अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम अगर उस पैसे को लेकर पार्टी फंड से कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा वर्कर पैसा देके चला जा रहा है, आप कह रहे हैं वो 3 बार सूट बदलते हैं। यहाँ मायावती की मूर्ति पूरे नोएडा गाजियाबाद में चारों तरफ लगी है सर, आदमी से बड़ी बड़ी, समझ में नहीं आता वो फ्री में लग गई थी क्या, और लगी थी तो किसके पैसे से लगी थी?